नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने दबाव समूह के बारे में पढ़ा। दबाव समूह की परिभाषा पढ़ी और हमने ये पढ़ा कि दबाव समूह के प्रमुख लक्षण क्या हैं, और ये भी पढ़ा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर पाया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके अपने विशिष्ट हित होते हैं और वे इन हितों की पूर्ति के लिए सरकार की सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, उन पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। आज के वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि वो कौन से साधन हैं जिनके द्वारा दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके या साधन। तो पहला तरीका है प्रचार व प्रसार के द्वारा। जो दबाव समूह होते हैं वह समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से अपनी नीतियों को या अपने हितों के बारे में प्रचार करते हैं, ताकि अधिक से अधिक जनता को और सरकार को प्रभावित कर सकें, उन्हें अपने पक्ष में ला सकें। इसके लिए वह अधिक से अधिक प्रचार का कार्य करते हैं। जिसकी सहायता के लिए वह रेडियो, टेलीविज़न, आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। तो ये अनेक ऐसे साधन, प्रचार के जो साधन हैं, उन साधनों का वो सहारा लेते हैं ताकि वह जनता और सरकार से अपने पक्ष में कार्य करवा सकें, जनता को अपने पक्ष में करें और सरकार पर दबाव डालकर अपने कार्य करवा सकें। दूसरा है उनका साधन है वो है आंकड़े प्रकाशित करना। समय समय पर ये दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसे अनेक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा ये सरकार पर दबाव डाल सकें, ये बता सकें कि उनके जो उद्देश्य हैं या उनके जो हित हैं वो समाज के लिए भी बढ़िया है, सबके लिए सही है। ताकि इसलिए वो समय समय पर ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं ताकि वो सरकार पर दबाव डालकर अपने कार्य करवा सकें। तीसरा है गोष्ठियाँ या सेमिनार आयोजित करना। तीसरा जो उनका साधन है कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर अनेक गोष्ठियाँ, सेमिनार आयोजित करते हैं, और इन सेमिनारों में वह सरकार से जुड़े हुए नेताओं और प्रशासन से जुड़े हुए उच्च अधिकारियों और सरकार से जुड़े हुए बड़े मंत्रियों को बुलाते हैं, और उस सेमिनार और गोष्ठियों के माध्यम से वहाँ अपनी मांगे रखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, ताकि सरकार के जो मंत्री या जो प्रशासन के बड़े उच्च अधिकारी हैं उन तक अपनी मांग पहुंचा सकें, उन्हें प्रभावित कर सकें। फोर्थ है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना। कई जो बड़े व्यवसायिक दबाव समूह होते हैं, जो बड़े उच्च घरानों से या बड़े औद्योगिक घरानों से रिलेटेड होते हैं, वह लोग संसद की लॉबियों में बड़े सक्रिय रहते हैं। वहाँ पर अपने एजेंट या ऐसे वकील हैं या बड़े इंटेलिजेंट जो लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं, उनको वहाँ पर वो एक्टिव रखते हैं ताकि वो लोग संसद की कार्रवाई को देख सकें और वहाँ के मंत्रियों को प्रभावित कर सकें, ताकि वह लोग अपने हित में उन सरकार की नीतियों या कानून को प्रभावित कर सकें और अपने हितों के अनुरूप उन कानूनों में कोई परिवर्तन करा सकें। तो वो संसद की लॉबियों में बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय। कई बार ये हम देखते हैं कि दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काफ़ी निचले स्तर पर आ जाते हैं। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति, हितों की पूर्ति के लिए रिश्वत देने से भी बाज नहीं आते या बेईमानी करने से भी
बाज नहीं आते। तो ये आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसी कुछ गलत परंपराएं भी पड़ रही है। जब ये दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार के मंत्रियों या प्रशासन के उच्च अधिकारियों को रिश्वत देने का या बेईमानी करने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब है सरकार को प्रभावित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दबाव समूह है ये अपने एजेंट्स के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके लिए ये रिश्वत, बेईमानी जैसे उपाय भी अपनाते हैं, आंकड़े प्रकाशित करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, गोष्ठियां सेमिनार करते हैं ताकि वे सरकार के मंत्रियों और सरकार के उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकें, अपने पक्ष में कार्य करा सकें, अपने हितों की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है संसद के मनोनयन। संसद के मनोनयन में रुचि। जो सरकार बनती है उसमें जब जो सरकार के लिए जो चुनाव होते हैं तो ये क्या करते हैं कि अब जो चुनाव में संसद के चुनाव के लिए जो खड़े होते हैं व्यक्ति, जो उनके मनोनयन में भी आजकल ये दबाव समूह गहरी रुचि दिखाने लगे हैं, ताकि उनके फेवर का व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद अगर वह बड़ा मंत्री बन जाता है तो फिर वह उस मंत्री से अपने हितों की पूर्ति करवाने का कार्य करते हैं। तो ये आजकल एक और गलत परंपरा पड़ती जा रही है लोकतंत्र में कि जहाँ पर ये दबाव समूह अत्यधिक प्रेशर डालते हैं और चुनाव में भी अपने पसंद के सदस्यों का चुनाव में मनोनयन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शन। कई बार हम ये देखते हैं कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए वो प्रदर्शन का सहारा भी लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दबाव समूहों का वर्गीकरण। तो G.A. आमंड तथा G.V. पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूहों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहली है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरी है समुदायात्मक दबाव समूह, तीसरी है गैर समुदायात्मक या असमुदायात्मक दबाव समूह और चौथी है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह वह दबाव समूह है जो कि नौकरशाही, सेना, विधानमंडल आदि में सक्रिय रहते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह वह है जैसे बड़े व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग या छात्र वर्ग से जुड़े हुए वर्ग इसमें आते हैं। गैर समुदायात्मक दबाव समूह में धार्मिक वर्ग, सांप्रदायिक वर्ग, जातीय समुदाय से जुड़े हुए दबाव समूह आते हैं। जो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह के अंदर ऐसे वर्ग आते हैं जो अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज दबाव समूह के साधन के बारे में पढ़ा और दबाव समूह के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा।